वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम इफ्तार की रौनकों में और बन चुके हैं क्या, चिकन के पकौड़े। मुर्गी के पकौड़े बना दिया आपने पकड़ के। तो बहरहाल चिकन के पकौड़े बड़े अच्छे से हैं। इंशाल्लाह ताला इफ्तारी में ट्राई करेंगे कैसे हैं, और उसके साथ शरबत भी। इसके लिए इफ्तार का इंतजार करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल इंतजार करें, हम इंतजार करें और इंतजार एक और चीज़ का भी करते हैं। आइए बताते हैं हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पकौड़े भी मेरे ख्याल से कुछ आलू की फैमिली के हैं, ये किसी भी चीज़ के बन सकते हैं, चाहे वो ख्वा टमाटर हो, प्याज हो, चिकन हो, फिश हो, पालक हो, मिर्चें हो, पता नहीं कितने सारे पकौड़े बनते हैं। सुना है कि किसी साहब ने कुछ बेसन की कोई शेप बनाकर डाली, अच्छा, और निकाल ली, वो नहीं पके, दोबारा डाली, फिर निकाल ली, फिर भी नहीं पके, फिर जब तीसरी बार डाली तो कहा अरे पकोड़े तो वो पक गए, लिहाजा वो उस वक्त से वो पकोड़े हो गए। अच्छा, हम रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं जो ना सिर्फ आपकी स्टमक के लिए, आपके सिस्टम के लिए नुकसानदेह होती हैं, ऐसा सिस्टम जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, बल्कि आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो जाते हैं। उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे साथ आज मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट वजीहा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे बताइए कि ये जो आज कल जो एक समा बंधा हुआ है ना अफ्तारियों का और सहरियों का, जिसको हम बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, तो वो उसको हम किस तरीके से अपनी डाइट से अलग कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले तो वो जो फ़ैट एक्स्ट्रा अमाउंट में हम कंज्यूम कर रहे होते हैं सहरी में भी और इफ्तार में, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि फॉर्म ऑफ फूड चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल अगर एग इस्तेमाल किया जाता है तो योक के बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको फ्राई ना करें। फेनिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसका आसान हल है कि आप कोई सा भी सीरियल जैसे दलिया इस्तेमाल कर लिया जाए, या जिस तरह के जो सीरियल्स आते हैं वो इस्तेमाल कर ले जाएँ रादर देन फेनी के। इसके अलावा इफ्तार में पकोड़े ज़रा अवॉइड किए जाएं, रोज़ाना नहीं, कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जैसे चिकन के पकोड़े हो गए तो ये फिर भी हेल्दी हैं, लेकिन जो सिर्फ बेसन के पकोड़े लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो ये ज़रा कम से कम मकदार में इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब ये कि रमज़ान में भी अपने आप हम डाइट को प्लान करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। और ये डाइट क्या है, इसकी बैलेंसिंग क्या है, सहरी में आप क्या लीजिए, इफ्तार में क्या लीजिए, ये तमाम चीज़ें अगर आज आपको सीखनी हैं तो प्लीज़ ट्यून अप, इंतज़ार कीजिए। इफ्तार की रौनकें प्रोग्राम चल रहा है, ओपीडी वजीहा साहिबा आपको बताएंगी कि आप क्या लें क्या न लें, न्यूट्रिशन वैल्यू किस चीज़ की क्या है। तो प्लीज़ ओवर टू वजीहा। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा अजीम है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज आप मुझसे बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं 021-353-05778, या हमको ईमेल कर सकते हैं opd@health-tv.tv। ठीक है जी, या हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं facebook.com/health-tv.tv पे। इसके अलावा लाइव आप हमें यहाँ देख सकते हैं, और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 पे भी आप इस को लाइव सुन सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे आगा साहब से भी कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रमज़ान में सेहत का ख्याल रखना। कैसे रख सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा हम इस बारे में आज आपसे बात करेंगे, और जितने आपके सवाल आएंगे और उसके हम जवाब देंगे तो बहुत सारी लर्निंग भी होगी यहाँ। अच्छा जी, पहले तो थोड़ा सा आपको बेस बता दें, हम थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या करना चाहिए रमज़ानों में। एक तो देखिए, जो ग़िज़ा है उसका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करने से हमारी ये मुराद होती है कि कोई भी चीज़ बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ना खाएं। टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखें। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लेट खाना खाते हैं रात में, फिर वो सहरी उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप टाइमिंग्स को मैनेज करें अपने। इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि सहरी में जितनी नरिशिंग सहरी होगी, जितनी भरपूर ग़िज़ा के साथ सहरी होगी, उतना आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा। और भरपूर सहरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एग आ सकता है, होल व्हीट यानी चक्की के आटे की रोटी आ सकती है, दूध या दूध से बनी हुई कोई मशरूब आ सकता है, या लस्सी या दही इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रूट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस तरह वाली चीज़ें जो आप सहरी में यूज़ करोगे तो आपका रोज़ा बहुत आराम से गुजरेगा। पानी का इस्तेमाल रमज़ानों में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतना आप
हाइड्रेटेड रहेंगे, थकन नहीं होगी, प्यास नहीं लगेगी, पूरा दिन लेथार्जी नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ इफ्तार में अगर हम बात करें तो इफ्तार में कोशिश करें बहुत फ्राइड आइटम्स ना लें, यानी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। वंस इन अ वाइल अगर तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाएँ तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे या रोज़ाना इस्तेमाल की जा रही हैं तो वो ज़रूर सेहत को नुकसान देंगी। क्या चीज़ें हो सकती हैं हेल्दी इफ्तार में? तो आप चना चाट या छोले की चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रूट चाट होती है वो इस्तेमाल की जा सकती है। चीनी बहुत उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में ना डालें। इसके साथ साथ दही फुल्कियाँ या दही बड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कोशिश करें कि डिनर ज़रूर करें। कोशिश किया जाना चाहिए कि इफ्तार से 1 घंटा या 2 घंटे के बाद डिनर का इस्तेमाल करें। डिनर में कोई लाइट से लाइट खाना रखें, रोटी इस्तेमाल कर लें, वेजिटेबल्स ज़रूर लें, क्योंकि पूरे रमज़ानों में उमूमन लोगों को मैं देखती हूँ कि सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाते, तो सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर रखें। इसके साथ साथ गोश्त हो गया, इस तरह की दालें हो गई, हर चीज़ अपने डाइट में इस्तेमाल करें तो आपकी जो ग़िज़ा है वो बेहतर होगी और इसके साथ साथ आपकी सेहत बहुत बेहतर होगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, दोबारा मैं बता रही हूँ 021353057778 या 9 पे 2 लाइन्स हैं। कॉल कीजिए, हमसे सवाल कीजिए, हम आपको उसके जवाबात देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं opd@health-tv.tv पे, या हमें फ़ीडबैक भेज सकते हैं facebook.com/health-tv.tv पे। और हमें लाइव आप देख रहे हैं हेल्थ टीवी पे। इसके अलावा सुन सकते हैं आप हमें ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 पे। अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपने रमज़ान की डाइट पे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी रमज़ान में फ़िज़िकल एक्टिविटी का क्या करना चाहिए, या अपना वर्कआउट किस तरह करें, या जो कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसको बर्न आउट कैसे करें। अच्छा, रमज़ान में एक जैसे अल्लाह मियाँ ने एक हमें नेमत दी है तरावियों की, कि जी आप अगर तरावी पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारी कैलोरीज़ उसमें भी बर्न आउट हो जाती हैं। स्पेशली 20 रकत वाली जो तरावी होती है, 20 रकत वाली तरावी में आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करते हैं। तो अगर आप, अच्छा जी एक कॉल है हमारे पास, हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, चलें जी, सॉरी, दोबारा कॉल मिला लें प्लीज़। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे वर्कआउट की, कि अगर आप तरावियाँ पढ़ते हैं तो तरावी से भी आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करते हैं। इसके साथ साथ अगर वॉक का कोई मुझसे पूछे कि जी वॉक किस टाइमिंग्स में करनी चाहिए, तो सहरी के 2 या 3 घंटे बाद एक बेस्ट टाइम है कि आप वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इफ्तार से घंटा पहले अगर आप वॉक कर लें तो घंटे की वॉक या एक्सरसाइज जो भी कर लें, उसके बाद फ़ौरन रोज़ा खुल जाता है। चलें जी, कॉल आ गई है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम डॉक्टर साहिबा, मैं असगर अली कराची से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। क्या पूछेंगे? इतनी खूबसूरत बातें हमें डाइट के हवाले से आप बता रही हैं, तो रोज़ादारों के लिए बड़ी हिकमत का काम है। और हर टेलीविज़न फॉर्म के हवाले से इस कदर मालूमाती प्रोग्राम जो रमज़ान मुबारक में पेश किया जाता है, मेरा ख्याल से कि मैं इतना बूढ़ा हो गया लेकिन आज तक किसी टेलीविज़न ने इतनी खिदमत इंसानियत की नहीं की है। परवरदिगार उनको जज़ाए खैर दे। इससे पहले आपके डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने 2 बातें बड़ी खूबसूरत की थी जो आप भी में इस तरह से इत्तेफाक करेंगे कि डॉक्टर का ईमानदार होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो डॉक्टर ईमानदार ना हो तो इसकी हम किस तरह तहकीक करें। सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन और फोर्थ ओपिनियन में मुख्तलिफ चारों की राय अलग अलग होती है, 4 ओपिनियन लेते हैं, उसके बावजूद ये होता है। दूसरा बेटा ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब के साथ साथ आपके प्रोग्राम के हवाले से खूबसूरती का कहूँगा, और आगा साहब को कहूँगा कि ये चिकन के पकोड़े ये मेरे लिए इफ्तारी में भेजें। जी ज़रूर, आपका मैसेज आगा साहब तक पहुंच जाएगा। और कुछ सवाल पूछेंगे अपनी ग़िज़ा के मुतालिक? ग़िज़ा के मुतालिक बेटा ये है कि मैं स्टेंट लगा हुआ मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मुझे डिप्रेशन रहता है। और रमज़ान में आजकल, हालांकि मैं मामूल के मुताबिक इतने गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं खुद एहतसाबी निज़ाम भी रखता हूँ अपने अंदर, हालांकि नहीं रखना चाहिए इंसान को, लेकिन ये है कि आपकी इस वक्त जो बातें खूबसूरत हैं उसी पर अगर हम अमल पैरा हो जाए और आगे के लिए हम सोचें तो मेरे ख्याल से 10-20 साल और गुजर जाएंगे आसानी से। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आबाद और शाद रखे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी एक और कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैंने पूछना था कि ये रोजा रखती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी यानी कि ना वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है जी और सुबह सहरी में जो है ना वो कुछ भी नहीं खाया जाता। ठीक है। तो आपकी यानी उम्र कि क्या है? लस्सी पी ली जी 36। 36। ठीक है। तो इस सूरत में यानी कि ना फिर रोजा गुजारना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ठीक है। क्या करना चाहिए? अच्छा, आप मुझे बताएं रात का खाना कितने बजे खाती हैं? रात का खाना तो मैं अमूमन खाती भी नहीं हूँ और अगर अच्छा। खाती हैं तो तकरीबन 8 बजे तक तकरीबन। ठीक है। उसके बावजूद अगर आपसे सहरी नहीं की जाती तो इसका जवाब हम आपको ऑन एयर दे देते हैं। और कुछ बताना चाहेंगी? और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर है, उनकी एज जो उनकी है वो भी इतनी है, तो उस सूरत में भी जरा बताएं ना कि हम क्या यानी कि उन्हें दे सकते हैं कोई अच्छी यानी कि आपने क्या कहा? आपके हस्बैंड को क्या मसला है? ब्लड प्रेशर हाई ब्लड बहुत प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, हम जवाब दे देते हैं आपको। और कुछ पूछेंगी? नहीं जी नहीं। चलें जी, शुक्रिया आपका कॉल करने का बहुत बहुत। अच्छा जी, आपने ब्लड प्रेशर के हवाले से पूछा। पहले तो मैं ब्लड प्रेशर के हवाले से ये कहूँगी कि अपनी ग़िज़ा को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट यानी नमक का जो इजाफी मकदार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। जैसे हमारे यहाँ उमूमन रोटी में और राइस में भी नमक डलते हैं, तो उसको कट डाउन किया जा सकता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, एक्स्ट्रा मशरूबात जो लोग ले रहे होते हैं, इनमें भी बाज़ दफ़ा सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ फलों का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में मदद देगा। इसके अलावा वॉक ज़रूर करें और चिकनी चीज़ों से परहेज़ करें। ठीक है जी। अच्छा, आपने पूछा कि आपको वीकनेस रहती है और आपसे सहरी नहीं की जाती, तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप नॉर्मल सहरी नहीं कर सकती, जैसे रोटी हो गई, या अगर आप सालन या इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती, तो दलिया दूध के साथ भी खाया जा सकता है। उसमें थोड़े से फल डाल के खा लें तो वो भी ज़रा रिफ़्रेशिंग होता है। अगर आपसे ये भी नहीं इस्तेमाल किया जाता तो फूड सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल, अगर आप वो अपनी सहरी में इस्तेमाल करेंगी तो आपको तवानाई भी देगा। वो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी भूख को ज़रा सा बेहतर बनाएं। अगर आपको कोई इस तरह का मसला रहता है या मैदे का मसला रहता है, पेट का कोई मसला रहता है, तो अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला ना हो तो बेहतर ये है कि आप इस मसले को जाके डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इसके अलावा जितना कोशिश करें कि अपनी भूख को थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करके ज़बरदस्ती खाएँ। ठीक है जी। कहा जाता है वजीहा कि अगर आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी जो अंतड़ियां हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, एपेटाइट कम होना शुरू हो जाता है। आपकी एपेटाइट कम होना शुरू हो जाती है। ये किस हद तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना आप कम करेंगे अपना एपेटाइट को, उतना आपका एपेटाइट कम होता चला जाएगा और उसके बाद फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़रा सा बड़े मील्स लोग लेते हैं तो वो फिर नौजिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, हेवीनेस शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर किसी को ये मसला हो चुका है तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, एक वक्त में थोड़ा मकदार, और उसको जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़े वक्फे से खाएंगे तो एपेटाइट बिल्डअप होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि जी हम कुछ नहीं खा रहे होते लेकिन हम फिर भी मोटे हो रहे हैं। बिल्कुल। उस पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप खाली पेट रहें तो आपके बॉडी में गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं जो आपके वेट को बढ़ाती हैं। ऐसा कुछ अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करूंगी कि बेसिकली होता क्या है कि अगर आप नहीं खा रहे हो और फिर भी पुट ऑन कर रहे हो तो उसकी वजूहात भी हो सकती हैं। जैसे बाज़ दफ़ा औरतों में ये मसले बड़े कॉमन होते हैं, तो हार्मोन्स के मसले हो सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन रहा होता है, ये मसला हो सकता है। इसके अलावा बहुत % चांसेस हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बॉडी का स्लो हो गया है, नहीं खा खा के आपने मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर दिया कि आप खुद ब खुद वेट गेन होना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखनी पड़ती हैं कि किस वजह से वज़न बढ़ रहा है। थैंक यू जी। एक छोटी सी बात मैं पूरी इसके कंक्लूजन के तौर पे कहूँगा। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों को एम्फेसाइज़ किया कि जी रोटी में अगर आप नमक न डालें, चावल में आप नमक न डालें, ताकि आप सोडियम लेवल अपना कंट्रोल करें। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया के हर कोल्ड ड्रिंक में, हर लाल पीले नीले शरबत में सोडियम ज़रूर होता है। इसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट के बगैर दुनिया का कोई शरबत नहीं बनता। और हम होता ये है कि नमक बंद कर देते हैं और शरबत दिन भर में 10 गिलास पी रहे होते हैं, उससे भी सोडियम लेवल जो है वो बढ़ रहा होता है और मसाइल बढ़ रहे होते हैं। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मालूमात हमारे नाज़रीन ने आपके साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उसके बाद वापस आएंगे इफ्तार की रौनक के।